यस, वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग विद A16। कल अपन लोगों ने देखा था कि एवरेज एनुअल बोरोइंग कैसे निकालने का, एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर कैसे निकालने का, कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालने का। पहली बात आप ये ध्यान रखो कि कैपिटलाइजेशन रेट अपन लोग कब निकालते हैं, जब एक से ज्यादा बोरोइंग है और जनरल टाइप का बोरोइंग है तो ही अपन लोग एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं। समझ में आ रहा ना? जहाँ पे एक ही स्पेसिफिक बोरोइंग है वहां पे आप लोगों को एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालने की जरूरत नहीं रहती है। जहाँ पे एक ही बोरोइंग है वहां पे एवरेज रेट निकालने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे एक से ज्यादा बोरोइंग है तो आपको एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकालना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड इज अलग अलग डेट को बोरोइंग रहती है, और दूसरा रीजन है कि अलग अलग रेट के ऊपर और अलग अलग डेट के ऊपर। ये दो रीजन रहते हैं, एक अलग अलग डेट और दूसरा अलग अलग रेट। ये तो हो गया एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट के बारे में बात। आगे अपन लोग आज बढ़ रहे कि अगर फॉरेन करेंसी में किसी व्यक्ति ने लोन लिए हुआ है, कौन से करेंसी में? फॉरेन करेंसी में अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिए हुआ है तो उसको किस तरीके से आप लोग कैपिटलाइज करेंगे? क्योंकि फॉरेन करेंसी के अंदर लोन अगर लिए हुआ है तो आपके अंदर कैसा रहे, उसके अंदर कैसा रहेगा? फॉरेन करेंसी का फ्लक्चुएशन भी रहता है। जैसे लोन लेते समय था 45 रुपए प्रति डॉलर, लोन का इंस्टॉलमेंट पे करते समय 48 रुपए प्रति डॉलर हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो कैसा हो गया? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी रहता है। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जो भी अपना नुकसान फायदा होता है, जैसे मैंने परचेस किया था 45 रुपीज पर डॉलर के अंदर, $1 लाख का मैंने परचेस किया था, तो मेरे लिए टोटल कितना हो गया? वो 45 लाख की मेरी कंसाइनमेंट होगी। जब मैंने परचेस किया था 45 लाख का था, जब मैंने पे किया वो हो गया 48 लाख। समझ में आ रहा ना? तो 3 लाख का मेरे लिए फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस हो गया। ये जो भी लॉस है फिर फायदा होता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से, इसको अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर पीएनएल के अंदर डेबिट क्रेडिट करते हैं। समझ में आ रहा? अब फॉरेन करेंसी के अंदर कोई व्यक्ति ने लोन लिया है तो क्या उसको भी कैपिटलाइजेशन का फायदा मिलेगा क्या? हाँ, उसको कैपिटलाइजेशन का फायदा जैसे इंडियन करेंसी में अगर आप लोन लेते तो जितना ब्याज है उसको आप कैपिटलाइज करते। कब से कब तक के? जिस दिन से आपने लोन लिया वहां से कब तक के? जिस दिन तक के एसेट तैयार नहीं हुआ उस दिन तक के का इंटरेस्ट अपन लोग कैपिटलाइज कर दी। अब कोई व्यक्ति ने फॉरेन से लोन लिया हुआ है तो कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा ये अपन लोग अभी देखेंगे। Exchange fluctuation differences applies only when there is loss on the fluctuation arising from the foreign currency borrowing are charged to the profit and loss statement as per AS11। मतलब क्या हो गया? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डिफरेंस जो है उसके अंदर अगर लॉस है तो अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं एज पर AS11। AS11 किसके लिए? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के लिए AS11 दिए हुआ है। ठीक है। एंड आउट ऑफ सच फ्लक्चुएशन चार्ज some portion will be treated as borrowing cost as per this standard subject to this condition। कैसा हो गया? देखो, मैंने जब परचेस किया था तो 45 रुपए प्रति डॉलर का रेट चल रहा था। इसका मतलब क्या हो गया? $1 के लिए 45 देना पड़ता है। जब मैंने पेमेंट किया तो डॉलर का रेट हो गया था 48 रुपए प्रति डॉलर। कब हो गया? पेमेंट करते समय हो गया 48 रुपए प्रति डॉलर। पेमेंट करते समय हो गया 48 रुपए प्रति डॉलर। जब आपने परचेस किया था एक पर्टिकुलर कोई भी कंसाइनमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग था, परचेस करते समय 45 रुपए प्रति डॉलर था। आप अभी पेमेंट करते समय 48 रुपए प्रति डॉलर हो गया। आपका कंसाइनमेंट कितने का था? $1 लाख का था। तो अपन जब भी पेमेंट कर देते थे तो 45 लाख रुपए भरना पड़ते थे। अपन ने डिले करा पेमेंट के अंदर तो अपने को 48 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ रहा। तो बताओ इसके अंदर लॉस कितना हुआ आपका फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से? बताओ तो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आपका लॉस कितना हुआ? ये से नहीं बड़ी 45 का माल 48 में गिरा। कितना लॉस हुआ आपको फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से? कौन बोलेगा? बोलो तो कौन बोलेगा? फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आपको कितना लॉस हुआ? 3 lakhs। हाँ बराबर है, 3 लाख का आपको नुकसान हुआ। 3 लाख का नुकसान हुआ। अंजलि समझा कि 3 लाख कैसे आया? तो अंजलि भक्कड़, यस सर। यस हाँ सर। यस यस यस। तो 45 लाख का माल आपको 48 लाख रुपए देना पड़े। इसके अंदर लॉस कितना हुआ? 3 लाख रुपए का आपका लॉस हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? आपका 3 लाख रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ है। अब ये AS16 क्या बोलता और AS11 क्या बोलता? AS16 यहाँ रखते, AS11 यहाँ रखते। AS11 क्या बोलता था? AS11 क्या बोलता है कि ये जो 3 लाख रुपए है ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट करना चाहिए थे। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट करना चाहिए थे ये 3 लाख रुपए। लॉस ड्यू टू फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन।
3 लाख रुपए डेबिट करना चाहिए थे. 3 लाख रुपए डेबिट करना मांगता. कौन मांगता? AS11. ये तो बात हो गई. AS16 के अंदर एक ऑप्शन दिए हुआ है. AS16 के अंदर एक ऑप्शन दिए हुआ है. ये 3 लाख रुपए PNL के अंदर डेबिट करने के बजाय इसका एक पर्टिकुलर पोर्शन आप एसेट के अंदर डेबिट कर सकते हैं, मतलब कैपिटलाइज कर सकते हैं. क्या बोलता था AS11 ये बोलता है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का जो भी लॉस है पीएनएल में डेबिट करना चाहिए. लेकिन AS16 आपको एक ऑप्शन देता है AS11 से आगे बढ़कर कि आप अगर वो एक पर्टिकुलर एसेट के लिए आपने बोरो करा है इसके अंदर आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का जैसे लॉस हुआ है, वो लॉस का एक पर्टिकुलर पोर्शन आप कैपिटलाइज कर सकते हैं. जैसे उन्होंने बोला कि सपोज चलो इसका 70% आप कैपिटलाइज कर सकते, तो 2,10,000 कैपिटलाइज हो जाएगा और बचे हुए 90,000 कहाँ जाएगा फिर पीएनएल के अंदर. मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अपने को सीखना है कि कौन सा पोर्शन है लॉस का वो कौन सा पोर्शन है जिसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं. समझे क्या? हाँ, किसको नहीं समझा आप पूछो. मैं किसको नहीं समझा बोलो जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं हैप्पी हूँ. सर हाँ पूछो. कितना पोर्शन कैपिटलाइज कर सकते हो दिया हुआ रहता? वो दिया हुआ है, वही चपन अभी इसके अंदर सीखने वाले हैं. पोर्शन कैसे निकालते वो अपन अभी बताएंगे. लेकिन खास बात क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से जो लॉस हो रहा, जो AS11 पीएनएल में डालने को बोलता था उसको AS16 कैपिटलाइज करने का ऑप्शन दे रहा है. समझ में आ रहा क्या? ऑफकोर्स वो कौन सा एसेट होना चाहिए, फिर वही वो क्वालिफाइंग एसेट रहना चाहिए, तो उसका बैच का आपको कैपिटलाइज करने देंगे. सभी इसका AS16 बोल रहा क्या? नहीं, AS16 तो सिर्फ किसको बोलता है कैपिटलाइज करने के लिए? क्वालिफाइंग एसेट. मतलब वो लोन वो सब जो चीजें हैं वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए रहना चाहिए. चलो और पूछो, किसको नहीं समझा? श्रेयरी बोलो. जिसको नहीं समझाऊंगा पूछो अभी, तो फिर मैं आगे बढ़ता, धीरे धीरे आगे बढ़ता. चलो ठीक है, एक बार और रिपीट करता कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पे 3 लाख का नुकसान हो. सर 3 लाख कैसे आया? जिस दिन सामान खरीदा था पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए 45 लाख का था, पैसा देते समय 48 लाख रुपए हो गया. 3 लाख रुपए का घर बैठे नुकसान हो गया. घर बैठे हुआ नुकसान ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है. AS11 बोलता है कि इसको पीएनएल को डेबिट करके मोकला हो जाओ. लेकिन AS16 एक ऑप्शन दे रहा है. तुम्हाला एक ऑप्शन भेटत आहे AS16 मुळे की क्या बोल रहा है what AS16 is talking about कि a specific proportion of this loss, a specific proportion of this foreign currency fluctuation loss can be added to the cost of the asset. That means it can be capitalized and the remaining portion would of course be debited to the profit and loss account. So AS16 is giving you an option to capitalize. AS11 is talking about the same expense to be debited to P&L account. So AS16 strictly is talking about the amount you can capitalize out of the foreign exchange fluctuation loss. लिख लेना. AS16 here is talking about the specific amount that can be capitalized out of the foreign exchange fluctuation loss. Foreign exchange fluctuation loss में का एक specific portion आप capitalize कर सकते हो. This option is given by AS16. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बुक में है और एक यहाँ पे दिया हुआ है. बस एक दो ही क्वेश्चन है इसके ऊपर, लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन है कैपिटलाइज करने के. देखो AS16 थ्रू आउट क्या बोल रहा है कि ब्याज को कैपिटलाइज करो, ब्याज को कैपिटलाइज करो. वही यहाँ पे भी चीज है. देखो entity should compute the borrowing cost as if it had borrowed the funds in India. ठीक है, देखो एक पर्टिकुलर फर्म है, उसने $1 लाख का बोरोइंग करा. कहां से?
बैंक ऑफ अमेरिका से $1 लाख का बोरोइंग करते समय $70 का रेट चल रहा था भारत में INR के अगेंस्ट डॉलर। मेरे को एक बात बताओ, इसको इंडियन करेंसी का बोरोइंग कितने अमाउंट करेंगे बताओ तो? ये एनीबॉडी? साक्षी? सर 70 lakhs। ऑफ कोर्स 70 लाख, ठीक है, 70 लाख का बोरोइंग रहेगा। अमेरिका में आपने $1 लाख लिए, $70 का रेट चल रहा, तो इंडिया में आपने कितने पैसा लेना थे? 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए का आपका बोरिंग रहता था इंडिया। तो पहले क्या बोलते हो कि आप पहले क्या निकाल लो, बोले इंटरेस्ट निकाल लो इंडिया के रेट के हिसाब से, इंडिया के बैंक के अंदर जो ब्याज का रेट चल रहा है उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लो। फिर आप फॉरेन का इंटरेस्ट निकाल लो, पहले INR का इंटरेस्ट, ठीक है, फिर USA का इंटरेस्ट, फिर इसका डिफरेंस निकालो, दोनों के ब्याज का फर्क डिफरेंस रहने वाला है। डिफरेंस बिटवीन 0.1 INR का इंटरेस्ट, 0.2 USA का इंटरेस्ट शुड बी कंसिडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट। ये दोनों में का जो बोरोइंग कॉस्ट है ना, आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, बट इट कैनॉट एक्सीड द फ्लक्चुएशन डिफरेंस। कितना कैपिटलाइज हो सकता, मतलब मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज हो रहा मालूम है क्या आपका? कि जितना आपका क्या है इंडिया में बोरोइंग कॉस्ट है। मतलब क्या हो गया, देखो मैं दो बातें बता रहा हूं देखो, एक है INR का इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब बोरिंग कॉस्ट, INR का बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, इतना आप मैक्सिमम कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि INR का जितना इंटरेस्ट है, INR का जितना बोरिंग कॉस्ट है, उतना मैक्सिमम कैपिटलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर दो चीजें हो जाएगी, एक तो USA का इंटरेस्ट हो जाएगा, एक तो कैपिटलाइज, प्लस फ्लक्चुएशन डिफरेंस, मतलब फॉरेन करेंसी का फ्लक्चुएशन का डिफरेंस, मतलब आपको मैक्सिमम कैपिटलाइज क्या करने का है, जितना भारत में रहते थे, लोन लेते थे, ब्याज लगता था, तो ठीक है। अब उसके अंदर दो चीजें आ जाती, आप यूएस का इंटरेस्ट तो करेंगे कैपिटलाइज, साथ ही साथ थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी आप लोगों को कैपिटलाइज हो जाएगा। सर कुछ भी नहीं समझा, एज एक्सपेक्टेड अपन लोग इसका एक प्रॉब्लम देखेंगे, फिर ही अपन लोगों को इसके ऊपर एक अल्टीमेट कंक्लूजन अपन लोग निकाल पाएंगे। पहली बात ध्यान में रखो कि INR का इंटरेस्ट निकाल लिया, USA का इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर इसमें से दोनों में से कितना कैपिटलाइज करने का, बोले जितना आप लोगों का INR का इंटरेस्ट है। ज्यादा बकवास नहीं करते, अपन सीधे प्रॉब्लम के ऊपर आ जाते। देखो XYZ लिमिटेड ने $10,000 का लोन लिया 1/12 को फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, एट एन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 5% पर एनम। सर यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, ऑफ कोर्स यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। जैसे इंडिया में FD के ऊपर ब्याज मिलता है, यूएसए में ब्याज नहीं मिलता। जैसे इंडिया में 8%, 9%, 10% के ऊपर लोन है, यूएस के अंदर 2%, 3%, 4% के ऊपर, 5% के ऊपर लोन मिलता है। यूएसए के अंदर घर बांधना रहा तो 0% रेट ऑफ इफेक्टिव 0% के ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत कम है, 20 करोड़ 25 करोड़ ही वहां पे लीगल नागरिक है, उसके ऊपर लोग ही नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा वहां पे 30 करोड़ के ऊपर लोग ही नहीं है। समझ में आ रहा? इमिग्रेंट्स मिला के 30 करोड़ के ऊपर लोग ही नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी 38 करोड़ लोग रहते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ की दुविधा यह है भारत में कि लोग ही इतने ज्यादा है, पकड़ पकड़ के इतने लोग हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे हर एक चीज का आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थैंक्स टू दी ग्रोइंग एंड ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। उसके वजह से हर एक चीज में इतना कंपटीशन है, हर एक चीज में आप लोगों को कंपटीशन है, प्राइस ज्यादा है, लोन का रेट ज्यादा है। ये सब प्रॉब्लम इज ओनली ड्यू टू पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन। जो देशों में पॉपुलेशन आज कम है वो लोग कहीं निकल गए, वो सब डेवलप्ड कंट्रीज में चले गए। अपन लोग डेवलपिंग से डेवलप जाने में भी 50-100 साल चल जाएंगे शायद, जब तक मैं तो नहीं रहूं, आप भी नहीं रही, इतना समय चल जाएगा अपने को डेवलपिंग से डेवलप तक जाने। क्यों? रीजन बिहाइंड इज कि यहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, कितना भी बनाओ कमी पड़ता है, कितनी भी अपॉर्चुनिटीज दो यहाँ पे कमी पड़ जाती है। समझ में आ रहा ना? चलो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान देना, मजा आएगा। चलो 10,000 का लोन है, 1/12 को लिया हुआ, 1/4/12 को लिया, ब्याज टक्का है 5%।
एनुअली। ओके, 1 अप्रैल 2012 को एक्सचेंज रेट था 45 रुपए। एज ऑन द क्लोज ऑफ द बैलेंस शीट डेट पे हो गया 48 रुपए। बताओ कितने का फ्लक्चुएशन डिफरेंस हो गया? 3 रुपए का फ्लक्चुएशन डिफरेंस हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस arising from the foreign currency borrowing to the extent that they can be regarded as an adjustment to the interest cost if the local currency rate of interest are 11% and 13% respectively। बोलने का मतलब ये है कि आपको बोरोइंग कॉस्ट निकालने की है फॉरेन करेंसी के अंदर जितना आप लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन समझा क्या? $10,000 का लोन लिया, 5% से विदेश में लिया, उस दिन 45 रुपए प्रति डॉलर रेट था, बैलेंस शीट बंद करते समय 48 रुपए का रेट हो गया। भारत में पहले 11% का रेट है, बाद में 13% का रेट है। चलो 3-4 चीजें निकालने का। पहले यूएसए का इंटरेस्ट कितना आ रहा है बाबा? 10,000 का 5%। 10,000 का 5% कितना आता? 10,000 का 5% कितना आता? करो तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% कितना आता? 500 आता होगा ना? हाँ चलो 500 इसका आ गया। ओके, 10,000 का 5% आ गया 500। अब ब्याज आप लोन लेते जब देते कि बैलेंस शीट डेट पे देंगे आप? ब्याज के लिए कौन सा रेट लगाएंगे आप? इसका कोई भी लोन का इंटरेस्ट लोन लिया उस दिन देते कि बैलेंस शीट डेट के ऊपर देते? ऑफ कोर्स बैलेंस शीट डेट के ऊपर ही आप लोग इंटरेस्ट देने वाले हैं। कि जिस दिन लोन लिया उस दिन ब्याज दे के आ जाते कि पूरे साल भर का? नहीं। तो यूएसए का इंटरेस्ट को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे रेट जो है क्लोज ऑफ बैलेंस शीट पे। 500 मल्टीप्लाइड बाय 48, 500 मल्टीप्लाइड बाय 48 करो। हाँ ठीक है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 48 24,000। यहाँ पे गलत है, हाँ एक जीरो कम पड़ गया। हाँ तो मेरा आ गया फॉरेन का ब्याज 24,000 रुपया। ठीक है, इसके अंदर किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, फिर आईएनआर के अंदर ब्याज निकल। अगर हम इंडिया में लोन लेते थे तो हमको कितना ब्याज देना पड़ता था? पहली बात तो $10,000 है, $10,000 मल्टीप्लाइड बाय लोन लेने का रेट कितना था? उस दिन था रेट 45। इंडिया के अंदर रेट कितना है? इंडिया के अंदर रेट कितना है आप लोगों का? 11%। ये कितना आता? देखो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 11%। समझ में आ रहा क्या? ये आ गया 49,500। समझ में आ रहा क्या? दोनों बातें समझ गई आप लोगों को? यूएसए का बैच निकल गया 24,000, इंडिया का बैच निकल गया 49,500। तीसरी बात, एक्सचेंज की वजह से लॉस, फॉरेक्स का लॉस, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से कितना लॉस हुआ आपका? आपका लॉस कितना हुआ बताओ तो? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपए। सिंपल ना। 45 आपका कैसा था? देखो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 45। आपका जो 4.5 लाख रुपए का लोन था 1/4/12 को, 31/3/12 को वो लोन कितने का हो गया? 4,80,000 का। समझ में आ रहा क्या? बैलेंस शीट डेट पे आते आते मैंने 30,000 रुपए का नुकसान कर दिया। ठीक है, 30,000 रुपए का मैंने नुकसान कर दिया। मेरे को एक बात बताओ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 इसके अंदर किसको कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर मैं फाइनल स्टेज पे आता। सभी लोग क्या कैलकुलेटर होगा मेरे हिसाब से? बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा मजेदार प्रॉब्लम। पहले यूएसए का ब्याज निकाल लिया। यूएसए के ब्याज निकालने के लिए क्या? यूएसए का लोन मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय ब्याज का टक्का। ब्याज का टक्का है 5%। आईएनआर का ब्याज निकाल लिया। यूएसए का लोन मल्टीप्लाइड बाय स्टार्टिंग रेट पे एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय ब्याज का टक्का 11%। फिर फ्लक्चुएशन का डिफरेंस 10,000 इंटू 48 माइनस 45 जो आता 3, ये आ गया 30,000। किसके डाउट है कि इसमें? तो मैं आगे बढ़ता। ध्यान से पढ़ लो, समझ लो, सोच लो, फिर आगे बढ़ो। किसी को कोई डाउट है इसमें? गीता, सन्मय खंडेलवाल, सेजल भायकर, श्रीहरि, सोमेश, तेजस, तुषार, वैष्णवी, इसको कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। सन्मय पक्का समझा क्या?
यस सर। कल थे आप सन में? नहीं सर, कल नहीं था। ऐसा एक दिन आड़े मतलब आधी फीस दी के सन में आपने? ऐसा एक दिन आते एक दिन नहीं आते, एक दिन आते एक दिन नहीं आते, तो कैसा लिंक कैसे बैठेंगे? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है यार आपकी। रोज आया करो ना कम से कम, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? रोज आओ, मजा आएगा। यस सर। चलो ठीक है, देखो अब आपके हिसाब से। हाँ, यूएसए का ब्याज, आईएनआर का ब्याज, फॉरेक्स का ब्याज। पहली बात, मेरे को एक क्वेश्चन का आपसे जवाब होना कि मिनिमम कितना कैपिटलाइज होने वाला है। देखो मिनिमम कितना कैपिटलाइज होने वाला है, मैंने यूएसए में लोन लिया है ना, तो यूएसए का ब्याज तो कैपिटलाइज होने ही वाला है। यूएसए का ब्याज तो कैपिटलाइज होने वाला है क्योंकि वो तो बोरिंग कॉस्ट ही है क्वालिफाइंग एसेट के लिए, वो तो कैपिटलाइज होने ही वाला है। ठीक है, मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं आप? मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं आप? कौन बोलेगा बताओ, मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं आप? कौन बोलेगा मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं? यस एनीबॉडी? 49,500। अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। 49,500। वेरी गुड, मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन इज 49,500। तो देखो मेरा यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट कितना रहेगा क्वेश्चन के अंदर मालूम है? मेरा बोरिंग कॉस्ट रहेगा, देखो 24,000 तो मिनिमम है फॉरेन के अंदर, मैंने बोरो किया उतना तो मैं कैपिटलाइज करने ही वाला हूँ, प्लस प्लस और क्या रहेगा मालूम है? कुछ मुझे एक्सचेंज डिफरेंस भी कैपिटलाइज करते आने वाला है। 49,500 माइनस 24,000 जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ये दोनों अमाउंट मिलके आपका कैपिटलाइजेशन ठहरने वाला है। तो मेरा कैपिटलाइजेशन कितना रहेगा? एक तो 24,000 प्लस 49,000 माइनस 24,000, 49,500 माइनस 24,000, 25,500। मतलब मैं 24,000 का ब्याज कैपिटलाइज कर रहा, 24,000 का ब्याज कैपिटलाइज कर रहा, प्लस 25,500 का क्या कैपिटलाइज कर रहा बताओ तो? ये 25,500 काय का कंपोनेंट है बताओ? 25,500 काय का कंपोनेंट है ये बताओ? ये 25,500 एक्सेस क्यों कैपिटलाइज कर रहा मैं बताओ? बोलो। सर फॉरेन फ्लक्चुएशन लॉस। हाँ, ये 30,000 में का 25,500 में कैपिटलाइज कर रहा हूँ। फिर बचेवा 4,500 का क्या होगा बताओ? बचेवा 4,500 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। समझे क्या? तो मेरा टोटल कैपिटलाइजेशन है यहाँ पे 49,500। मेरा टोटल कैपिटलाइजेशन है 49,500। गेटिंग माय पॉइंट? टोटल कैपिटलाइजेशन है 49,500। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में? समझा नहीं समझा? यूएसए का ब्याज, इंडिया का ब्याज, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का लॉस। ठीक है, 24,000 तो मिनिमम कैपिटलाइज होने वाला है, वो तो बोरोइंग कॉस्ट है ही। यूएसए का लोन है, यूएसए का ब्याज है, वो तो कैपिटलाइज होगा ही। साथ ही साथ 30,000 में कभी कुछ तो भी कैपिटलाइज हो सकता है। उसका बचेवा जो 49,500 में से 24 गए बाद जितना बचता वो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस के नाम पे कैपिटलाइज हो जाएगा। समझा क्या? अंजलि भक्कड़ समझा क्या? यस सर। अनुषी बड़ेरा समझा क्या? यस सर। तेजस तेजस समझा क्या? यस सर। शियरी? यस सर। हाँ, चलते फिर आगे। सेटिस्फाइड? क्या नहीं समझा? समझा क्या? कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछो, 2 मिनट देखो लगे तो। जब घर पे करेंगे और भी मजा आएगा, खुद से करते जो। 3-4 चीजें, यूएसए का बैच, आईएनआर का बैच, फॉरेन का लॉस। मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन 49,500, मिनिमम कैपिटलाइजेशन 24,000। एक बात यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, कैपिटलाइजेशन शुड नॉट एक्सीड क्या है मालूम है अपना? टोटल कैपिटलाइजेशन शुड नेवर एक्सीड द आईएनआर इंटरेस्ट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में पूछता आपको। सपोज ये
20,000 आता था, 20,000 ही आता था, फिर क्या आंसर रहता था बंसी कड़ी? आंसर देना, फाइनल फिगर देना मेरे को। ये अगर 20,000 रहता था तो क्या आंसर आता था? ये 20,000 रहता था फॉरेक्स, बोलो। हेलो, आवाज आ रहा क्या? सर 39,500। क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो। 39,500। 39 500। 39,500 कैसे? सर फिर INR 39,500 हो जाता था, नहीं डिफरेंस नहीं नहीं नहीं, 20,000 सुनो का सुनो सुनो, ये 49,500 ही है। INR का ब्याज 49,500 ही है। सिर्फ लॉस बोल रहा मैं 20,000 है, बाकी सब क्वेश्चन इज एज इट इज। सिर्फ लॉस 20,000 हो जाता था तो आंसर क्या रहता था? लॉस 20,000 ही रहता था फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का, आंसर क्या रहता था? सर चेंज नहीं होता था आंसर। चेंज नहीं होता था? नहीं। मतलब देखो, आपका क्या है यहाँ पे, अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का जो लॉस है 20,000 हो 30,000 हो, उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन कैपिटलाइज करना पड़ता है। स्पेसिफिक पोर्शन में भी 100% ऑल्सो। बट क्या ये स्पेसिफिक मेरा लॉस ही 20,000 को हुआ, क्या मैं 24,500 कैपिटलाइज करूंगा क्या? जो खर्चा मेरा लॉस मेरा हुआ ही नहीं, उसको मैं कैपिटलाइज कैसे करूंगा? कौन बोलेगा? साक्षी सिसोदिया बोलो तो, कितना कैपिटलाइज होता था अगर ये 20,000 है तो? साक्षी, सर 20,000 ही होना चाहिए, क्योंकि 25,500 तो टोटल एक्सीड हो रहा है फिगर ना वो बोलो मेरे को, अमाउंट से। बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज होता था? सर 20 + 24 44,000। यस, वेरी गुड, 44,000। क्योंकि क्या हो जाता था मालूम है क्या? यहाँ पे 20,000 ही कैपिटलाइज होता था। क्यों? अरे बाबा, यहाँ पे ज्यादा कैपिटलाइज कर सकते क्या? यहाँ पे जैसे बच रहा 25,500 फॉर एग्जाम्पल, आपने फॉर्मूले से निकाला 25,500, लेकिन क्या फ्लक्चुएशन लॉस हुआ के 25,500 का? खर्चा हुआ के 25,500 का? देखो, बोरोइंग कॉस्ट की बात चालू है, उसको कैपिटलाइज करना पड़ता। जो कॉस्ट ही नहीं हुआ उसको कैपिटलाइज क्यों करेंगे आप? 20 का खर्चा हुआ 25 कैपिटलाइज करेंगे? हाँ, ऐसा होता ही नहीं। मैं आपने 25,000 रुपए का खर्चा किया एसेट पे, तो क्या आप 30,000 रुपए कैपिटलाइज करते? ऐसा कभी सुना कि जिंदगी में? कभी नहीं सुना सर, क्योंकि जो खर्चा हुआ ही नहीं उसका कैपिटलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता। समझे क्या बंसरी? यस सर। हाँ, चलो। और किसको कोई डाउट क्वेश्चन? अब अपन लोग इसका ही अगला पार्ट देखें, इसका एक और इसके जैसा ही क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए। अब क्या बोल रहे वो भारत का जो ब्याज है वो बोले कितना हो गया? बोले अब 11% नहीं 13% का ब्याज हो गया। चलो 13%, तो 13% अपने क्या जा रहा, ठीक है। चलो, तो क्या क्या चेंज होगा देखो। यूएसए का तो मेरे हिसाब से यही रहेगा ना, यूएसए का तो ब्याज यही रहने वाला है 500 × 48, ठीक है। आईएनआर का ब्याज, आईएनआर का ब्याज कितना रहेगा? हाँ, आईएनआर का ब्याज कितना है आपका? परसेंटेज 13%। कितना लाख का लोन है आप लोगों का? 45 लाख का है ना, सॉरी 4,50,000 का। 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 13%, कितना आता है ये? 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 13 पॉइंट्स, 58,500। ठीक, मेरे को बताओ डिफरेंस कितना है? फॉरेक्स का लॉस कितना है? फॉरेक्स का लॉस चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि 3 रुपए का नुकसान जो पहले था 3 रुपए का नुकसान नहीं। तो आप लोगों का 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपए, कितना आता है वो? 30,000। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन कितना करूं? बोरोइंग कॉस्ट जो दैट इज टू बी कैपिटलाइज इज इक्वल, देखो पहले फॉरेन का ब्याज वो तो कैपिटलाइज मिनिमम होता ही है, प्लस यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा मालूम है? मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन शुड नॉट एक्सीड दी 58,500। मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन शुड नॉट एक्सीड
58,500। तो क्या करना, देखो 58,500 माइनस 24,000 जितना अपन लोगों ने ऑलरेडी कैपिटलाइज कर दिया। अब ये फिगर कितना आता, देखो 58,500 माइनस 24,000, ये आ रहा 34,500। ठीक है, ये आ रहा 34,500। और आपका एक्चुअल फॉरेन करेंसी लॉस कितना है, 30,000। बंसीकड़ी अब बताओ तो आंसर कितना है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा बताओ। 24,000 प्लस कितना लिखो यहाँ पे बंसीकड़ी, बताओ कितना मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन होगा। बोलो। सर मेरा नेटवर्क इशू था, वापस से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैं बोल रहा था यहाँ पे अब कितना कैपिटलाइज होगा। आपका यहाँ पे जगह कितनी है कैपिटलाइज करने के लिए, 34,500 हो सकता है, लेकिन आपका फॉरेक्स का लॉस सिर्फ 30,000 का है। आप कितना कैपिटलाइज करेंगे, 24,000 प्लस ये डब्बे में क्या लिखूंगे, बोलो। 30,000। यस 30,000। अब 34,500 क्यों नहीं करा बताओ तो बंसी। सर उतना लॉस ही नहीं हुआ था। हाँ, उतना लॉस ही नहीं हुआ है। समझा के तेजस आपको कि अपन यहाँ पे 34,500 कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आप कैपिटलाइज यहाँ पे 30 प्लस 24, टोटल कैपिटलाइजेशन विल बी 54,000 ओनली। कुछ गलती कर सकते लोग, हाँ 34,500 और 24,000, 58,500 कैपिटलाइज करने चले, बोले उतना मैक्सिमम सर ने बात लोग करते। अरे बापा, लेकिन ये 30,000 का ही नुकसान हुआ, तो 30,000 का नुकसान हुआ तो क्या 34,500 कैपिटलाइज करते क्या, नहीं। समझा क्या मोहित, समझा क्या मोहित गुरवानी, हेलो हिमांशु छगानी, समझा क्या, सुशांत Yes, समझा sir. क्या, सुकृता समझा क्या। हाँ हाँ सर। मैक्सिमम Yes, sir. कैपिटलाइजेशन 30,000 ही हो सकता है। आई रिपीट सर, आपने तो पहले बोला हमको 34,500 तक की लिमिट होता है। अरे बापा, लेकिन 34,500 के लिए 34,500 का खर्चा तो चाहिए। 34,500 अगर खर्चा ही नहीं हुआ, 34,500 कैपिटलाइज नहीं होगा, तो सर जितना खर्चा होता है उतना ही कैपिटलाइज होता है। हाँ, इसके तो नाम है बोरोइंग कॉस्ट, इसको ही तो कैपिटलाइज करते हैं। जो कॉस्ट ही नहीं है उसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटलाइज होगा 54,000। सभी लोगों को समझ गया होगा मेरे हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन आज का, घर पे बैठ के सॉल्व करो, अच्छा है क्वेश्चन। कुछ नहीं, यूएसए का बैच, इंडिया का बैच, फॉरेन का लॉस, समझ में आ रहा है। यूएसए का बैच, इंडिया का बैच, फॉरेन का लॉस, इतना आप लोगों ने पहले लिख लेने का। फिर मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन कितना हो सकता बोले 24,000, पहले आंकड़ा लिख देना, क्योंकि ये तो मिनिमम कैपिटलाइज होता ही है। प्लस क्या करना, सब्जेक्ट टू डिफरेंस अपन लोगों ने ये कैपिटलाइज करना, सब्जेक्ट टू डिफरेंस। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम चलता, इससे कम चलता, इससे ज्यादा नहीं चलता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कल मैंने थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चंस बाकी, इसका थ्योरी पार्ट अपना हो गया, 2-4 क्वेश्चंस बाकी, वो फटाफट देख लेते फिर हो गया। डिस्क्लोजर क्या करते हैं यहाँ पे AS16 के अंदर, हाँ कि अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर बोरिंग कॉस्ट। आपने इसको देखो, अब यहाँ पे क्या रहेगा कि AS16 वापरना कि AS11 वापरना, ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी रह सकती है रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ठीक है क्या। ये ऑप्शन देता है, AS16 इज गिविंग यू एन ऑप्शन, whether you can opt for AS11 और AS16। एक बार पॉलिसी जो बना ली उसको फिर कंटिन्यू करो। और अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट इज टू बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ये आप लोगों ने बताना चाहिए कि क्या कर रहे, 11 कर रहे कि 16 कर रहे, और 16 कर रहे तो कितना आपने करा है कैपिटलाइजेशन, ठीक है। हाँ, कल मेरे कौन से क्वेश्चन तक आ गया था, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक के अपन लोग आ गए थे। अभी अपन लोग देखते क्वेश्चन नंबर 6। An industry borrowed ₹40 lakh for purchase of machinery on 1/6/2007. Interest on loan is 9% per annum. Machinery was put to use on 1/8। देखो 1/6/2007 से लेकर 1/1/2008 कितने महीने हो गए ये, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां, 7 मंथ्स का आप लोगों को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। 7 ही मंथ का हो रहा है ना, 7th मंथ का ही इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा है और 7 मंथ के अंदर ही एसेट तैयार हो रहा,
तो यहाँ पे आपको एक नोट देना पड़ेंगे, वो मैं बता था आपको कैसे करने का है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज 9% पर एनम, मशीनरी वाज पुट टू यूज ऑन 1/1/2008, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वालिफाइंग एसेट है नहीं है वो अपने को पहले डिसाइड करना पड़ेगा। पास द जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2008 टू रिकॉर्ड द बोरिंग कॉस्ट ऑफ लोन एज पर द 16। समझ में आ रहा क्या? कि देखो पहली बात तो यहाँ पे इन्होंने परचेस ऑफ मशीनरी बोले हुआ है, मतलब क्या है, बना बनाया कार्यक्रम में सबका सब। समझ में आ रहा क्या? तो आई अज्यूम कि ये क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है, बिकॉज यू आर परचेसिंग अ मशीनरी एंड ओनली इंस्टॉलिंग। समझ में आ रहा क्या? और वो इंस्टॉल करने के लिए आपको 1 साल से कम समय लगेगा है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। समझ में आ रहा क्या? तो पहले अपन क्वालिफाइंग एसेट नहीं है करके सॉल्व कर देंगे। क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, जितना भी इंटरेस्ट आ रहा उसको आपको पीएनएल के अंदर ही डेबिट करने का है। समझ में आ रहा क्या? तो पहला आंसर मेरा हो गया इसके अंदर कि इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। मेरा रीजन क्या है? बिकॉज इट इज नॉट टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज अज्यूम टू बी 12 मंथ्स। 12 मंथ से कम में तैयार हो जा रहा है तो इसमें नहीं लग रहा, ठीक है। इसके अंदर वन में अज्यूम कि since the question is asking recording of borrowing cost of loan, one may assume according to the given situation कि it is a qualifying asset। पहले अपना पिन पॉइंट बता दिया कि क्वालिफाइंग एसेट नहीं है सब्सटेंशियल पीरियड की डेफिनेशन पे से। दूसरा बताओ कि क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा डिमांड कर रहा, फिर क्या करने का, उसके अंदर 7 महीने का जो ब्याज पड़ता है वो आप लोगों ने मशीनरी के कॉस्ट में ऐड कर देने का। समझ में आ रहा क्या? 7 महीने का ब्याज, 7 महीने का ब्याज कितना आता वो देख लो आप लोग, कितना आ रहा? 7 मंथ्स का ब्याज 40 लाख को, 40 लाख का कितना लोन कितना है? 40 लाख का, 40 लाख का कितना करा आप लोगों ने? 9%, कितना आता? 3,60,000। उसको डिवाइड करा 12 से, उसको मल्टीप्लाई करा 7 से, 2,10,000 रुपए आप लोगों के कैपिटलाइज होने वाले हैं। और बचे हुआ जो ब्याज होगा वो आप लोगों ने पीएनएल में डाल दिया। समझ में आ रहा क्या? ठीक है, 90,000 का ब्याज आप लोगों का पीएनएल और ये कैपिटलाइज। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, मीटिंग को रिजॉइन करो। 7 महीने का ब्याज कैपिटलाइज कर रहे, क्वालिफाइंग एसेट पकड़े तो। क्वेश्चन पढ़ो, ब्याज का कैलकुलेशन करो, मीटिंग को रिजॉइन करो।